नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ, जिसमें पहली खबर तमिलनाडु के सीएम उदयनिधि स्टालिन से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं दूसरी खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की होगी, जहां जेल से ही पहला ऑर्डर केजरीवाल ने दिया, जिसमें उन्होंने पानी की कमी दूर करने को कहा है। वहीं तीसरी धार की भोजशाला से जुड़ी हुई खबर है, जहां टीम का तीसरे दिन भी सर्वे जारी है। वहीं चौथी खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां एक डंपर से कुचलकर 2 भाइयों समेत 5 लोगों की हत्या हो गई। पांचवी और आखिरी खबर यूपी के मेरठ से है, जहां मोबाइल ब्लास्ट होने से घर में आग लग गई है, जिससे 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई, तो मां और पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली खबर उदयनिधि के पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। तो चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को फंड एलोकेट करने में भेदभाव किया गया। राज्य सरकार केंद्र को टैक्स के रूप में अगर 1 रुपया देता है तो हमें 28 पैसे ही लौटाए जाते हैं। बीजेपी शासित राज्यों को केंद्र सरकार से अधिक पैसा मिलता है। मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि पीएम मोदी को 28 पैसे वाला पीएम कहना चाहिए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनु बारियान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब और अब पीएम मोदी को लेकर के विवादित बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया। हालांकि ये लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चाओं में बने रहते हैं और अब उन्होंने केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से जो उदयनिधि स्टालिन है, हमने देखा है कि वो अक्सर जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर भी विवादित बयान दिया था। तो ऐसे में अब उन्होंने पीएम मोदी पर राज्य सरकार को फंड एलोकेट करने में जो है भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि अब हमें पीएम मोदी को 28 पैसे वाला जो है वो पीएम कहकर बुलाना चाहिए और तमिलनाडु केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में अगर 1 रुपया देते हैं तो केंद्र हमें 28 पैसे ही लौटाता है, जबकि जो भाजपा शासित जो राज्य हैं उसमें कई ज्यादा जो फंड है वो उनको दिया जाता है। वहीं फंड को लेकर भी उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया और जब वो रैली कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने अलग अलग रैलियों में जो है आरोप लगाया। वहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने केंद्र की जो नीति है उस पर आरोप लगाया कि राज्य के बच्चों का जो फ्यूचर है उसको बर्बाद कर देगी ये नीति जो है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर भाजपा जो है वो सत्ता में आती है तो देश से जो फेडरलिज्म है वो खत्म हो जाएगा, राज्यों का जो अस्तित्व है वो ही नहीं बचेगा। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि 2024 जो है वो ये तय करेगा कि भारत में लोकतंत्र जो है वो कायम रहेगा या फिर नहीं। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये बात कही थी कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है, वैसे ही तमिलनाडु से भी जो है वो राज्य का दर्जा छीन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और ऐसा ही अब कुछ तमिलनाडु में भी हो जाएगा। तनु, जिस तरह से देख रहे हैं जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो लगातार बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव ये राज्यों का चुनाव है नहीं, लोकसभा चुनाव है। केंद्र की सत्ता इससे तय होगी। ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद रहती हैं, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ हालात जो आम जनता है उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि विपक्षियों के जो तमाम आरोप है, तमाम मुद्दे हैं, वो धरे के धरे रह जाते हैं। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से ग्राउंड पे जब मौजूदगी होती है और हम लोगों से लगातार बातचीत करते हैं तो उस दौरान ये चीज निकल के आती है कि जैसे कोई भी मुद्दा होता है तो जिस तरीके से जो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी है वो ग्राउंड लेवल पर ज्यादा देखी जाती है। जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी से इन्फ्लुएंस नजर आते हैं। जिस तरीके से जो सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं लोग, हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं कि मोदी ने जो है वो धर्म के लिए बहुत काम किया। वहीं जिस तरीके से दिल्ली में हम जो हालात देख रहे हैं, विपक्ष जो दल हैं, अब उनके 31 मार्च को जो है रामलीला मैदान में जो है
एक रैली उन्होंने आयोजन करी है कि लोकतंत्र जो है अब खतरे में है, उसको लेकर उन्होंने वो पूरा जो है आयोजन किया है। तो जिस तरीके से देखा जाता है कि तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है और जो जनता उन पर विश्वास रखती है, वो एक ग्राउंड लेवल पे हमेशा तस्वीर जो है देखी जाती है। लेकिन इस बार जो है गरिमा, जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग भी दिखाई देती है, क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक है और मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे सीएए हो गया और अभी अरविंद केजरीवाल का मुद्दा दिल्ली में बरकरार है, उनको जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में जनता के बीच में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लगातार आईटीओ से भी तस्वीरें सामने आ रही है कि जो महिलाएं हैं अब वो रोड पर उतर गई हैं, अपना कामकाज छोड़कर जो महिलाएं वो रोड पर अब जो है दिखाई देती हैं कि जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं मोदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो विपक्ष उनको ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं देश में लोकतंत्र की जो है वो हत्या हो रही है। तनु, जिस तरह से उदयनिधि अक्सर कर अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं, उनके विवादित बयानों की वजह से मुश्किलें भी उन पर कई बार बढ़ती हुई नजर आती हैं और अब इस बार पीएम मोदी को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया, 28 पैसे वाला पीएम कह दिया। ऐसे में जो बीजेपी के जो तमाम नेता है उनकी तरफ से भी लगातार इस बात को लेकर के उन्हें लगातार अब इसका विरोध भी किया जा रहा होगा। क्या कुछ अभी तक किसी बड़े नेताओं का स्टेटमेंट इस पूरे मुद्दे पर सामने आया? जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जो उदयनिधि स्टालिन है, जब उन्होंने सनातन धर्म की तुलना जो है वो डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी, तो उस टाइम भी जो है वो आरोप प्रत्यारोप का हमने सिलसिला देखा। तो ऐसे में अब जब इन्होंने पीएम मोदी को 28 पैसे वाला बताया है, तो जो अब जो मंत्री हैं, जो नेता है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आएगी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया किसी की भी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, तो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो मंत्री है, जरूर उनकी तरफ से जो है वो प्रतिक्रिया सामने जरूर आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी और अक्सर वो हमने देखा है कि वो विवादित बयान जो है वो देते रहते हैं। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से चलेगी सरकार मूड अब शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में रहते हुए अपना पहला आदेश जारी किया, जो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को ऑर्डर का नोटिस भेजा गया। मंत्री आतिशी आज यानी रविवार को उन्होंने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करने वाली है और ऐसे में तमाम बातें भी इस दौरान कही जाएंगी, तमाम बातों का जिक्र भी किया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें आतिशी ने कही भी हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, आतिशी को लेकर के एक लेटर भी सामने आया, जिसे लेकर के अब जिस तरह से ये बात कही जा रही थी, मंत्री आतिशी ने जब ईडी ने गिरफ्तार किया था केजरीवाल को, उसी दिन ये बात कही थी कि जेल से केजरीवाल सरकार चलाएंगे, यानी जेल से ही पूरा कार्यों का क्रियान्वयन किस तरह से होना है वो सब देखा जाएगा। और आज जल मंत्रालय को एक नोटिस में एक आदेश भी भेजा गया है कि दिल्ली में जहां पे पानी की कमी हो उसको देखा जाए और उसमें सुधार किया जाए। ऐसे में आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि मैं ये जब लेटर पढ़ रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले समय में अगर हम बात करें तो जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए एक तरह से टेढ़ी खीर भी नजर आती है, मुश्किलें भी लगातार बढ़ेंगी। ऐसे में पहला ऑर्डर तो पास हो गया, लेकिन आगामी आने वाले समय में, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं दिल्ली के, तो इन सब के बीच दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री है वो अब जेल में है। क्या कुछ तस्वीरें आगे आने वाले समय में बदलती हुई नजर आ रही है? जी हाँ गरिमा, बिल्कुल ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जेल से ही केजरीवाल ने जो है सरकार चलाने का फैसला लिया था, जिसका पहला ऑर्डर भी आज पास कर दिया गया है। जो आतिशी मालिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके माध्यम से बताया, उन्होंने जो मीडिया को जानकारी दी है। लेकिन जिस तरह दो लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक तरफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज सवेरे से ही बीजेपी के सभी विधानसभा और लोकसभाओं में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें केजरीवाल के इस्तीफे की मांग बीजेपी करती नजर आ रही है।
हालांकि ये कहना मुमकिन है कि बीजेपी के जिस तरह प्रदर्शन कर रही है और सीएम केजरीवाल से जो है इस्तीफे की मांग कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। फिलहाल जिस तरह आज के जो जेल से ही सरकार चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसका पहला जो ऑर्डर है वो भी पास किया गया है, आतिशी मालिनी ने जिस तरह प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी है। हालांकि आज आतिशी की आंख नम थी, उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। और होली की बात करें, होली का त्योहार है, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है, उस घोषणा में साफ साफ कहा है कि इस बार होली नहीं मनाएंगे। कंस और शकुनी की तुलना में उन्होंने मोदी सरकार को रखा है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने जो ऐलान किया है कि 25 मार्च को जो है वो पीएम आवास का जो घेराव करने जा रही है। ठीक है इरफान, अब जिस तरह से जेल से सरकार चलेगी, इस बातों का जिक्र लगातार उसी दिन से हो रहा है जब से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, हम 1951 का जो कानून है, जनप्रतिनिधि कानून है, उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि इस कानून में कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि जेल में जब तक कोई, चाहे वो कोई सांसद हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अगर कोई है तो वो सरकार चला सकता है, वहां पर किसी भी चीज की रोक नहीं है जब तक वो दोषी नहीं पाया जा सके। फिलहाल केजरीवाल को अभी दोषी साबित नहीं किया गया है, इन्हें लेकर के तमाम जो पूछताछ है वो चल रही है। लेकिन आगामी आने वाले समय में दिल्ली में किस तरह से मुश्किलें पनप सकती हैं, क्योंकि सरकार चलाना, जेल से सरकार चलाना, सीधे तौर पर अगर देखें तो ये टेढ़ी खीर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल गरिमा, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कहने को प्राविधान है कि जेल से सरकार चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है, और इसमें जिस तरह की अटकलें आ रही हैं और लगातार बीजेपी की तरफ से जो निशाने साधे जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव प्रचार के लिए जहां अरविंद केजरीवाल जी को जाना था, लेकिन अब वो जेल में है, नहीं जा पाएंगे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के सभी नेता काफी चिंतित हैं। हालांकि ईडी अभी कोई ठोस सबूत, आम आदमी पार्टी का दावा है कि ईडी नहीं दे पाई है, जिससे ये साबित हो सके कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं फिलहाल जेल में हैं, उन पर अभी वो आरोप साबित नहीं हुए हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है, ईडी पूछताछ कर रही है। फिलहाल 6 दिन का जो रिमांड दिया था ईडी को कोर्ट ने, अभी फिलहाल कोर्ट में वो प्रतिक्रिया चल रही है। देखना ये होगा आने वाली तारीख में, जो 22 तारीख जो दी हुई है कोर्ट ने, उसमें क्या सुनिश्चित किया जाएगा, कोर्ट के क्या आदेश रहेंगे। हाई कोर्ट में भी जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी की बेल के लिए जो है अर्जी लगाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल उसको नामंजूर कर दिया है। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह जो अरविंद केजरीवाल है उनको जहां जहां जाना था, फिलहाल वो सारी कार्रवाई रोक दी गई है। इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात भी कही जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल। ऐसे में लगातार जो इंडिया अलायंस है वो ये बात भी कह रही थी कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अब चुनाव प्रचार प्रसार न कर सके, इसीलिए केंद्र सरकार इस तरह के लगातार विपक्षी दलों के ऊपर इस तरह की जांच बैठा रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है। ऐसे में केजरीवाल अब गिरफ्तार हैं, जेल में है, सरकार चलाने की बात कही जा रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में, क्योंकि जब बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का जेल में हो, तो ऐसे में जो तमाम आगामी आने वाले चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बड़े चेहरे कौन कौन से आ सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल की जो पत्नी है वो बड़ा चेहरा बन सकती है और प्रचार प्रसार करेंगी अगर जेल में रहे। इसे लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ गरिमा, बिल्कुल ये अनुमान लगाया जा रहा, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उनको कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा कर सामने लाएंगे चुनाव प्रचार में, शायद वो जा सके। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये भी दावा है कि जल्द ही कोर्ट सुनवाई करेगा और अरविंद केजरीवाल की बेगुनाही साबित होगी और वो जेल से बाहर चुनाव से पहले शायद आ सके, ऐसा आम आदमी पार्टी का विश्वास है, जैसा कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी ईडी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई है, तो ये मुमकिन है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बेल मिल सके, लेकिन ईडी की तरफ से ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अच्छा इरफान, जो समन जारी किया गया था ईडी की तरफ से केजरीवाल के लिए, उसे लेकर के उन्होंने इन सभी समन को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि फिर उन्होंने अपने जो समन को चुनौती दी थी, जो याचिका दायर की थी, उसे वापस ले लिया। तो ऐसे में जो दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है, उनके क्या कुछ स्टेटमेंट
सामने आए हैं, क्योंकि याचिका एक बार दायर करने के बाद फिर उसे वापस ले लिया गया, इसके पीछे की बड़ी वजह? जी हाँ गरिमा, बिल्कुल आम आदमी पार्टी जितने जो बड़े लीडर हैं, जितने नेता हैं, उन लोगों का ये दावा है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं था। सिर्फ के कविता के एक बयान पे, जिन्होंने एक सप्ताह पहले जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा कोई संबंध नहीं है, और उसके एक सप्ताह बाद उन्होंने जिस तरह से पलट बयान दिया है, जिसके आधार पर फिलहाल ईडी ने जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लेकिन वो बयान कितना सच्चा है, कितना उसमें सच्चाई है, ये इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये तो आने वाली जो 22 जुलाई की जो तारीख है। ठीक है इरफान, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो केजरीवाल का जेल से पहला ऑर्डर आ चुका है, उन्होंने जेल से जल मंत्रालय को पहला ऑर्डर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां धार की भोजशाला के सर्वे का आज तीसरा दिन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई दिल्ली और भोपाल के अफसरों की टीम सुबह 8 बजे भोजशाला परिसर पहुंची। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा और आशीष गोयल और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान भी सर्वे टीम के साथ हैं। अब्दुल समद ने पहले दिन के सर्वे पर आपत्ति जताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। इंदौर हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप धार की भोजशाला में एएसआई के सर्वे का तीसरा दिन ये सर्वे जारी है। होली का त्योहार होने के बावजूद सर्वे को लेकर पूरे दिन टीम भोजशाला में ही रहेगी। आज एएसआई टीम विशेष तरह की यूनिफॉर्म में नजर आ रही है। इसके तहत सभी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग लिखी हुई टी शर्ट पहनी है। तीसरे दिन के सर्वे के लिए भी आधुनिक मशीन लेकर टीम अंदर गई। माना जा रहा है कि जो धीरे धीरे उत्खनन किया जा रहा है उसको लेकर के और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाने के लिए अब कुछ अन्य स्थान पर भी रडार से सर्वे किया जाएगा। वहीं भोजशाला में जीपीआर सर्वे के तहत रडार का उपयोग करते हुए कई महत्वपूर्ण तथ्य पता करने की भी कोशिश की जाएगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ इस वक्त की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिस तरह से एएसआई टीम की जो सर्वे है वो आज तीसरा दिन है? जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा भोजशाला में एएसआई का सर्वे का तीसरा दिन है। एएसआई की टीम आज विशेष अंदाज में नजर आई। आज उन्होंने 5 सदस्यों की टीम जो है, 5 सदस्यों ने टी शर्ट पहनी थी जिस पर लिखा था भारतीय पुरातत्व विभाग। आज अपने अलग अंदाज में नजर आई। आज टीम विशेष करके मशीनों के साथ अंदर गई है। सुबह 8 बजे ही अंदर पहुंच चुकी थी टीम। आज कुछ मुख्य प्रमुख तथ्य सामने आने वाले हैं। बाकी मशीनों के माध्यम से उन्हें नुकसान न हो, इसलिए मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है विकास, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राजस्थान के झालावाड़ जिले में होली के मौके पर 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। डंपर चालक ने बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। घटना पगारिया थाना क्षेत्र के विनायका गांव की है। इस घटना में पुलिस महकमे में अब हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। तो 5 लोगों की इस तरह से बेरहमी से, बर्बरता से हत्या कर दी गई। बाइक सवार 5 लोगों को डंपर ने कुचल दिया। अब पुलिस ने इस पर इनाम भी रखा है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मोदीपुरम इलाके में शनिवार देर रात बड़ी घटना हो गई, जहां चार्जिंग पर लगे मोबाइल फोन में ब्लास्ट होने से पूरे घर में आग लग गई है। हादसे में परिवार के 6 लोग झुलस गए। इनमें से 4 बच्चों ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं बच्चों के माता पिता की हालत गंभीर है। वहीं हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बताया कि घर में मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। इस दौरान चार्जर में शॉर्ट सर्किट होने से मोबाइल फोन में ब्लास्ट हो गया था। धमाका इतना तेज था कि आग ने बिस्तर और पर्दों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में मौजूद 4 बच्चे आग में फंस गए हैं। बच्चों को बचाने में माता पिता भी झुलस गए। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि किसी को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ
यूपी स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, ये बड़ा ही दुखद हादसा उत्तर प्रदेश से सामने आया मेरठ का, जहां इस तरह से चार्जिंग में लगे फोन में धमाका हो गया। आमतौर पर कहा जाता है कि चार्जिंग में अगर फोन लगा हुआ है तो उसे इस्तेमाल ना करें, कभी भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है। लेकिन इस तरह से दुर्घटना, बच्चों को तमाम समझाइश दी जाती है लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें नहीं रुक रही हैं। ऐसे में जो माता पिता जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके क्या कुछ हालात हैं इस वक्त? देखिए गरिमा, ये क्योंकि शनिवार देर रात की घटना थी और 4 बच्चे जो मासूम बच्चे थे, एक उसमें सारिका है 10 साल की है, निहारिका है 8 साल की है, गोलू 6 साल का था, एक कल्लू उनका लड़का था जो 5 साल का था। ये बहुत छोटे बच्चे थे और रात में इन्होंने मोबाइल जो है वो चार्जिंग में लगाया बोर्ड में अपने, और बोर्ड में वो शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट हो गया और वो ब्लास्ट से जो चिंगारी निकली उससे पर्दे और जो गद्दा था वो पूरा जल गया। बच्चे शोर मचाने लगे, माता पिता किचन में थे, तो जब शोर मचाने के बाद उनके पेरेंट्स आए तो वहाँ पे इतनी भयानक आग लग गई थी कि वो लोग भी उस आग में झुलस गए। और जब उनको अस्पताल ले गए पड़ोसी, क्योंकि इतनी भयंकर आग लगी थी कि आसपास के लोग इलाके आए और किसी तरीके से उनकी मदद की और उनको अस्पताल जब भर्ती कराया तो चारों बच्चों की मौत हो गई। जो उसका जो पिता है बच्चों का, जॉनी, जो कि मजदूर है, 41 साल का है, और ये मोदीपुरम जो इलाका है वहाँ पे जनता कॉलोनी, वहाँ पे वो रहता है किराए के मकान पर, मुजफ्फरनगर के रहने वाला ये परिवार है। और उसको जब ले गए वहाँ पे तो बच्चों की तो चारों की मौत हो गई, छोटे छोटे बच्चों की। और जो माता पिता, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है और अभी क्योंकि उनको इलाज मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहाँ उनका इलाज जारी है। ये जो घटना है ये कोई पहली घटना नहीं, ऐसी घटना होती है। मोबाइल से अक्सर ब्लास्ट होता है, कई बच्चे से घायल हुए हैं, बड़े भी इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये छोटे बच्चों को मोबाइल देना, ये अपने ये घटना जो एक सबक सिखाती है लोगों को, अभिभावकों को, बच्चों को। छोटे बच्चों को इस तरह मोबाइल देना एक उनकी जान के लिए खतरा होता है, ये कभी भी ब्लास्ट हो जाता है। लोग फोन चार्जिंग में लगाकर बातचीत करते हैं, बगल में चार्जिंग में लगा के रात को लोग बगल में रख के सो जाते हैं, क्योंकि ये कोई सेफ नहीं है। अक्सर चाहे नोकिया कोई भी ब्रांड का मोबाइल हो, चाहे भी देखिए नोकिया के मोबाइल में भी ब्लास्ट हुआ था, सैमसंग के में भी हुआ था। तो ये घटनाएं जो ऐसी घट जाती है ये बहुत हानिकारक होती है। तो इससे किसी की जान चली जाए, इन सब बच्चों को दूर रखा जाए, छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनको दूर रखा जाए। अक्सर बच्चों को अभिभावक जो है दे देते हैं कि बच्चों का मन बहल जाएगा, रोएंगे नहीं, हम दूसरे काम निपटा लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे ब्लास्ट हो जाते हैं, अब अनहोनी किसी को पता नहीं, तो इसमें बच्चे पर उसका असर पड़ता है, वो ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो इस घटना से सबक लेना चाहिए अभिभावकों को। जी वंदना जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हादसे में 4 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई है। मेरठ का ये पूरा मामला है।